जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सिराज अहमद जी से, जिन्होंने कांग्रेस में पॉलिटिक्स किया, जिन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस में पॉलिटिक्स किया, जो तमाम दलों में रहे और फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और प्रदेश में उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सिराज जी, आपका जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी का। सिराज साहब, आपने प्रदेश के तमाम सरकारें बनते बिगड़ते देखा है, कई सरकारों को चलाने में आपका रोल रहा है। इस चुनाव में आप क्या देखते हैं कि क्या पुराने पैटर्न पर जिस ढंग से चुनाव लड़े जाते थे उसी ढंग से लड़े जा रहे हैं या चुनाव का पैटर्न ही बदल गया? नहीं, चुनाव के पैटर्न को बदलने की कोशिश तो हुई, और चुनाव जैसे डेवलपमेंट पे होता है, विकास पे होता है, बेरोजगारी पे होता है, किसानों की समस्या पे होता है, बिजली पानी पे होता है, उससे उससे अलग जो मौजूदा सरकार है उसने उसको टच ही नहीं किया, छुआ ही नहीं उस मुद्दे को। लेकिन विपक्ष ने वही मुद्दा उठाया कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगारी है, 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देने की बात कही गई थी, 700 किसान मर गया, उसकी लिस्ट लोकसभा में मौजूदा सरकार नहीं दे पाई कि मेरे पास नहीं है। एक दिन कंडोलेंस नहीं किया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, ना उनके कृषि मंत्री ने कंडोलेंस किया। 700 किसान मर गया। किसानों की समस्याएं हैं, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, गन्ना का भुगतान हुए नहीं, झूठ बोल रहे, भुगतान हो गया। तो सब इस समस्याओं में चुनाव होना चाहिए था। क्योंकि चुनाव तो बेसिकली इसी मुद्दे पर होना चाहिए ना कि प्रदेश डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये उस मुद्दे को तो छुआ ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन विपक्ष वही मुद्दे पर डटा रहा। मतलब आपका कहना कि आपने उनको डिरेल नहीं होने दिया, भटकाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन हम उसी पड़े रहे कि हम तो विकास से लड़ेंगे, विकास नहीं हुआ। भाई आप डिबेट लेते हैं जो ज़िले ज़िले में, तो उसमें नौजवान क्या कहता है, हम तो बेरोजगार हैं, किसान क्या कहता है, हम परेशान हैं, हमारा घर में पैसा नहीं मिला। तो खुद ही किसान कह रहा है ना, बिजनेसमैन परेशान है, जीएसटी ने मार दिया, नोटबंदी ने मार दिया, नोटबंदी से आज तक उभरे नहीं लोग। फिर कोरोना आ गया, कोरोना बीमारी में जिस तरीके से सरकार ने किया कि लाशें गंगा नदी में बहा दी गई, उनका क्रियाक्रम किसने किया? ममता बनर्जी साहिबा ने। यहाँ से लाशें जो बह गई कलकत्ता छोड़ पहुँच गई, सरकार ने उस पर क्या किया? अच्छा सर साहब, जिस तरह से गृह मंत्री अपना चुनाव प्रचार करते हैं, कैराना जाते हैं, पलायन के मुद्दे को उठाते हैं और वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब गर्मी शांत कर देंगे, ठंडी कर देंगे 10 मार्च के बाद, तो आपको लगता है कि ये क्या था? ये जानबूझ के दिया गया बयान था कि या उनका वो स्लिप ऑफ टंग था? नहीं, बयान तो जानबूझ के दिया गया है, लेकिन अपनी खींच भी मिटा रहे हैं वो, क्योंकि हालात देख रहे थे ना पश्चिम में क्या है, तो उस खींच को कैसे मिटाएं। तो ये क्रोध में बोल रहे थे, ये क्रोध में बोल रहे थे कि हम डराने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, पलायन जो कह रहे हैं, अब मैं जौनपुर रहने वाला हूँ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, यहाँ के हज़ारों लोग बम्बई या कलकत्ता या पंजाब कमाने गए हैं, तो जो गया अपनी फैमिली में ले गया, तो क्या पलायन कर गया है? अच्छा सिराज जी, जिस तरह से मैं आपसे पूछूं, आपने तमाम चुनाव देखे होंगे, इसके पहले भी कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे, महत्वपूर्ण पदों पर रह के आपने चुनाव लड़ाया होगा। आपको क्या लगता है कि पिछले चुनाव में इसमें क्या अंतर आ गया है? अंतर काफ़ी आ गया है, बहुत गिरावट चुनाव में आ गई है। चुनाव तो देखिए जनता के भरोसे होता है, जनता ही मालिक है। जो हमारा संविधान बना उसमें यही तो हुआ कि राजतंत्र को ख़त्म किया और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया, और जनता ही सर्वस्व है। आज जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जनता को झूठ बोलने की तो कोशिश हो रही है, जनता को झूठे तरीके से फंसा करके डराने की कोशिश हो रही है। तो ये सब बातें जो हो रही हैं, और बड़ा खामोश चुनाव रखनी चाहिए। इस चुनाव जो है बड़ा खामोश चुनाव है, एकदम कोई बोल नहीं रहा है। ऐसी खामोशी आप भी जो 10 साल से 15 साल से पॉलिटिक्स में, पत्रकारिता में आप नहीं देखे होंगे। तो ये जब खामोश चुनाव होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये किस करवट ऊँट बैठेगा इसका कुछ पता नहीं है। ये जनता के एकदम हाथ में आ गया चुनाव, और जनता के जो हाथ में चुनाव आ जाता है वो बड़ा निष्कर्ष होता, बड़ा मजेदार निष्कर्ष आता है। रिजल्ट जो आएगा वहाँ भी बहुत अचंभित हो जाएंगे और तमाम लोग अचंभित हो जाएंगे। तो इसलिए ये चुनाव जो है, और ये चुनाव सिर्फ यूपी चुनाव नहीं, 5 राज्यों चुनाव हो रहा है, ये दिल्ली की दिशा तय करेंगे।
अच्छा, ये सेमीफाइनल फाइनल की तैयारी हो रही है। फाइनल तैयारी हो रही है इसी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन, जो भी पार्टियां हैं जो इन्वॉल्व हैं, वो सब पार्टियां उस पिच की तैयारी कर रही हैं। अच्छा शरद साहब, जिस तरह से शरद पवार जी ने उत्तर प्रदेश में आपके साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ, आप उसके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लखनऊ में हमने आपको देखा, बड़े क्राउड जुट रहा है, बड़ी भीड़ आ रही है, आप लोगों के साथ कर रहे हैं, ममता बनर्जी आ गई, तो आपको लगता है कि एक सशक्त विपक्ष शायद कांग्रेस उतनी आवाज़ नहीं उठा पाएगी जितना आप क्षेत्रीय दलों को एक मंच पे ला के बनाएंगे? देखिए, शरद पवार जी का एक बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी जमींदारों पार्टी थी, जमींदारी खत्म है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया, उनके समझ में आज नहीं आ रहा है, जबकि इस मुल्क में कांग्रेस की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में, हर जगह चाहे 2% चाहे 1% कांग्रेस ही है, संगठन उनका है। ममता बनर्जी बंगाल तक है, बहुत निकल गोवा जा गई। शरद पवार जी महाराष्ट्र तक हैं, बहुत से मणिपुर, गोवा और यूपी में, तो सब ऐसे ही हैं। अखिलेश यादव जी हैं, यूपी में हैं, बहुत है तो बिहार में थोड़ा लाल चुनाव लड़ा देते हैं। इस आगे तो चुनाव कांग्रेस को भी आना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अपने को खुद समाप्त करने पर लग गई है। सोनिया गांधी जी खामोश हो गई हैं, उनके बेटे और बेटी समझ नहीं आ रहा है पार्टी कैसे चलाई जाए। वरिष्ठों से राय नहीं ले रही हैं, वरिष्ठों को आप बाहर कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह जैसे आदमी, मनीष तिवारी जैसे आदमी, गुलाम नबी जैसे आदमी, तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं, अभी देखिए अश्विनी कुमार जी से बड़े कानून मंत्री चले गए, ये सब छोड़ के चले जा रहे हैं। राहुल गांधी की ब्रिगेड जो टीम थी, उसके सारे मेंबर चले गए, ज्योतिराव सिंधिया, जितिन प्रसाद, यही तो उनकी खास थी, आरपीएन सिंह, यही तो उनकी ब्रिगेड थी, और सबको उन्होंने मिनिस्टर बनाया। सीनियरों का हक छीन के इनको बनाया गया कि भाई बनाया जाएगा, कोई नहीं टिका। सीनियर आज भी बैठा हुआ है, उसको निगलेक्ट किया गया, उसको 23G बता दिया गया, लेकिन अब तब भी वो बेचारा बैठा हुआ है। उसी के मारे हम लोग भी हैं, उसी के मारे हम लोग भी हैं, 10 लोग हम भी निकाले गए। हमने जवाहरलाल जी का जन्मदिन मनाया था, कोई बुरा काम नहीं किया था, लेकिन जवाहरलाल जी का जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया हम लोग को, और हम लोग निकाल दिए गए। उसमें रामकृष्ण द्विवेदी जी निकाले गए, जिन्होंने TN सिंह चीफ मिनिस्टर को हराया था। वहीं से कांग्रेस की लहर बनी थी इंदिरा जी कहने पर, उनको निकाल दिया गया, जो खुद 22 साल तक अनुशासन समिति के चेयरमैन रहे। तो प्रियंका को यही नहीं पता कौन क्या है। नहीं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और वो जिस तरह से कॉरपोरेट ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं कि PA रखे हैं, सेक्रेटरी रखे हैं, और उनसे कंप्यूटर पे आंकड़ा आ जाए, जमीन पे काम हो रहा है नहीं हो रहा, इसी ढंग से चलाई जा रही है। कॉर्पोरेट ढंग चल रहा है, वहाँ कोई पॉलिटिकल आदमी काम नहीं कर रहा है। मैंने एक बार राहुल जी से कहा कि इंदिरा गांधी जी से आपकी दादी से बड़ा कोई नेता न हुआ न होगा दुनिया में। इंदिरा जी से बड़ा कोई नेता, 104 राष्ट्रों की राष्ट्राध्यक्ष रही हैं, 4-4, 5-5 बड़े बड़े एडवाइजर रखती थी, सलाहकार, कहीं कौन कौन, हमका माखन लाल फौजेदार, RK धवन, यशपाल कपूर, P. अलेक्जेंडर, ये बड़ी बड़ी शख्सियतें थीं, वो उनकी एडवाइजर थे। आज आप अकेले कनिष्ठ में देश चलाना चाहते हो, अकेला कनिष्ठ देश चला लेगा, संगठन चला लेगा, सरकार चला लेगा? भाई आपके पास एक टीम बड़ी अच्छी नौजवान MPs की तमाम है, मुरली देवड़ा जी का लड़का है, मिलिंद देवड़ा है, हुड्डा का लड़का है, ये सबको अपने साथ लगाओ। ये पॉलिटिकल आदमी है, ये पॉलिटिकल पहचाने कौन सा राजनीति कब आया, ये क्या जाने हम लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया, वही अभी चल रहा टेढ़े बकरे सब। ठीक, नहीं तो आपको लग रहा है यूपी में कांग्रेस की जिस तरह से प्रियंका कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा है, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने टिकट भी दिया है महिलाओं को, लड़कियों को, तो वो कोई असर करेगा कि वो सिर्फ जुमला तक रह जाएगा? मेरा ख्याल 10 मार्च को पता चल जाएगा उनको कि जो उनकी असर क्या हुआ है। हाँ, आप भी हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, हम भी करीब करीब कोशिश कर रहे हैं जाने की, नहीं जा रहे तो फ़ोन पे ही रिपोर्ट ले रहे हैं। हमको नहीं लगता कि कहीं से कुछ है। 7 सीट आ जाए बड़ी बात है, बधाई दी जाएगी प्रियंका गांधी को। तो 7 पहले से विधायक अगर उतने ही आ गए, ये रायबरेली की विधायक को नहीं रोक पाई, जो उनकी खानदानी सीट है, फिरोज गांधी जहाँ से पार्लियामेंट मेंबर होते थे, उस सीट की विधायिका को नहीं रोक पाई, जो कांग्रेस से लड़ी थी, 95,000 वोट जीती थी,
उसको नहीं रोक पाए तो किसको रोक पाएंगे? नहीं, तो वो ऐसा नहीं होता कि कई लोग सत्ता के लालच में सत्ता के साथ चले जाते हैं, उनके लिए पार्टी संगठन बेमानी हो जाता है। तो अदिति सिंह उनमें से एक थी। ना ना ना, हम इस मानने को तैयार नहीं है। कोशिश की जाती न जाती वो। जब उससे प्रियंका मिलेंगी नहीं, राहुल गांधी मिलेंगे नहीं अपने विधायक से, और उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो आदमी चला जाए, कहीं ना कहीं चला जाएगा। ये जानबूझ के ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने चूंकि इतना बाहर कर दिया कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं, उससे कोई नेता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पीसीसी पर शायद आप गए हो या चले जाइए, हुक आलम है। आपको पहचाने कौन? अखिलेश मिश्रा कौन आ गए? ऐसे ऐसे नए नए लड़के सब वहाँ आ गए हैं, वो किसी पहचानेंगे नहीं कौन आ गया है। तो वरिष्ठ लोगों ने जाने बंद कर दिया, जो कोई पहचाने, कोई कोई भी नहीं पूछता भैया बैठ जाइए। तो आदमी जाए तो बैठे कहाँ? ये हालत मिला पीसीसी को खड़ा कर दिया गया है। सिराज मेहदी जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक चरणबद्ध ढंग से पोलिंग हो रही है और बीजेपी भी दावा कर रही है कि हमारी लहर है, बढ़ती जा रही है, और विपक्ष गठबंधन भी कह रहा है कि साहब बीजेपी साफ होती जा रही है, आप क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या मुद्दों पे ही लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की दिल की धड़कन बता रही है जो खतरे में है। कहाँ से नाप लिया आप? आज जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी दिल्ली की सरकार, पूरे देश में बीजेपी मुख्यमंत्री, पूरे बीजेपी की संगठन, वो इसी चुनाव में लगा हुआ है। मतलब देश में क्या हो रहा है उसका कोई अमल नहीं हो रहा है। यूपी में क्या हो रहा है इस पर अमल हो रहा है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है इस पर अमल हो रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है इस पर अमल हो रहा है। मतलब देश में नरक में जा रहा है, गरक में जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी से लेकर हर आदमी खाली यूपी पर दूरबीन लगाए बैठे हुए हैं। ये इस बात की दलील है, गवाही है कि धड़कन तेज हो रही है और घबराहट है। कि इनकी घबराहट जो है ये दिखा रही है, वो दिखा रही है कि खतरे में है। और चूंकि इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास सरकार है, इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, तो सारी रिपोर्ट इनके पास है। ठीक है सिराज जी, बीजेपी का कहना है कि साहब एक्सप्रेस वेज बना दिया हमने, एयरपोर्ट्स बना दिए, किसान सम्मान निधि दे दी, गरीबों को राशन दे दिया, और इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और आज प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि जो नमक का कर्ज है लोग उतारने के लिए आतुर हैं इस चुनाव में। तो गांव में कहावत भी है, आप भी शायद गांव के रहने वाले हैं, जजमान कारोबार नाव ट्रकों गए हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि नमक कैसे उतारा गया। अच्छा, आपको लगता है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब कि उन्होंने कहानी सुनाई एक जनसभा में और कहा कि महिला से पूछा गया क्या, कहने कि हम मोदी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि उनका नमक खाएं, उनका कर्ज उतारना चाहते हैं, वो जो राशन दिया जा रहा है गरीबों को उसके संदर्भ में उन्होंने कहा। 1 किलो चावल पे इतना बड़ा फोटो मोदी जी का, इतना बड़ा योगी जी का। 1 किलो जो चना दिया जा रहा है, बड़े उससे बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। ये तो पब्लिसिटी का हाल है अपनी, तो वहाँ भी चूके नहीं अपना फोटो लगाने से। तो ये है। और तो मोदी जी देखिए अच्छे वक्ता हैं, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, जो बात है वो कही जाएगी। भाई मुख्यमंत्री रहे 15-16 साल, एक्सपीरियंस भी है, बनना जानते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा झूठ बोलना जानते हैं। झूठ को सच्चाई में कैसे बदला जाए उसकी महारत भी कहीं से उन्होंने इसकी पीएचडी लिया है। हाँ, तो वो उसी पीएचडी पर वो चल रहे हैं फिलहाल। अगर है नहीं भाई 2 करोड़ बेरोजगारी दिया तो बताइए ना कहाँ दिया। आखिर किसान क्यों नाराज है? क्यों आपके विधायकों को नहीं मोहल्ले गाँव में घुसने दे रहा था? आपने 700 किसान जो मरे हैं, 703 किसान, उनकी लिस्ट आपने लोकसभा में क्यों नहीं प्रस्तुत की? आपने एक दिन प्रधानमंत्री थे, आप अगर 1-2 मिनट मौन रखते पूरा देश जान जाता। आपने उनकी मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखा, कोई आपको अफसोस हुआ? तो किसानों को आप बात कैसे कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? सिराज भाई, आपको लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बनना, ये कोई इशू है और ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? बीजेपी का कहना साहब राम मंदिर, धारा 370, 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस उनके साथ खड़ा है। अच्छा, तो मैं आपसे आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता, क्योंकि हमेशा मुसलमान, चाहे हिंदू भाई रहा हो, चाहे मुसलमान भाई रहा हो, चाहे क्रिश्चन रहा हो, सभी कहते हैं हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। इसे किसी ने हट के नहीं कहा कभी, चाहे गुस्सा में बोला चाहे सीधे बोला कि हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। तो मंदिर तो कोर्ट के सम्मान में बना है, तो ये मंदिर तो ईमानदारी से अगर भाजपा वाले कहें तो अदालत के आदेश बन रहा है।
ये बना लेते थे, हम जानते हैं। अच्छा, सरकार के आदेश पे नहीं बन रहा है। सरकार का आदेश नहीं बन रहा, मंदिर का आदेश बन रहा है, मंदिर का और अदालत का आदेश बन रहा है, और हर मुसलमान खुश है। तो मंदिर बनने से कोई नाराज नहीं, सब खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। खुशी ही बता रही बात को कि जो खामोशी है। लेकिन जो इन्होंने किया 370 किया, वो गलत किया, ख़त्म किया। अब वो उनको करना था, इनके एजेंडे में था, उनको करना था। अब उसका इनको कितना फ़ायदा मिलेगा ये वक्त बताएगा, चुनाव होने जा रहा है। ठीक। अच्छा सिराज भाई, आपको लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने तमाम दलों के साथ गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर को लाए, केशव देव मौर्य को लाए, कृष्णा पटेल केशव को तो लाए, नहीं, वो दूसरे मौर्य। हाँ केशव देव मौर्य हैं, वो महान दल के, हाँ उनको ले आए। तो इनको जो ले आए, तो आपको लगता है कि ये गठबंधन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा ज़्यादा जोगी हो जाए, मठ उजड़ जाए? नहीं, अखिलेश यादव जी ने शुरू से कहा था कि हम छोटे दलों के साथ हम करेंगे। को बड़ों को कांग्रेस साथ करके देख चुके, बसपा साथ करके देख चुके। तो अब उन्होंने शुरू से ही उनका ये बयान आता रहा है लगातार कि हम छोटे मोटे दलों से सबकी करेंगे। छोटे मोटे दल भी खुश थे, चलो हमको चांस मिल जाएगा। आज देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जितनी मेहनत कर रहे हैं, या कृष्णा पटेल जितनी मेहनत कर रही हैं, या मौर्य जी जितनी मेहनत कर रहे हैं आए हुए, सब मिल करके, या हम लोक दल के अध्यक्ष जी जयंत चौधरी जी, तो सब पूरे लग कर काम कर रहे हैं। और हर आदमी को उम्मीद है कि सरकार इस गठबंधन की बनेगी। पूरी उम्मीद में सब लोग हैं, और जनता का फैसला है, सर आंखों 10 तारीख को होगा। ठीक है। अच्छा, आपको कोई चुनौती लग रही सर कि जिस तरह से चुनाव आयोग को शिकायतें कर रहे हैं कि साहब वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, वोटर लिस्ट से गायब है, यहाँ से राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ से, उनकी पत्नी आईजी है, आप लखनऊ के पूरे टेम्परामेंट से पूरे प्रदेश के टेम्परामेंट को नापते रहे हैं, लखनऊ की गली गली आदमी आदमी को आप, तो आपको क्या लग रहा है कि पूरे लखनऊ में क्या माहौल है? देखिए, आयोग जब हमेशा चुनाव होता था तो कुछ अधिकारियों को आयोग खुद ब खुद हटा देता था, बड़े अधिकारियों को, प्रदेश लेवल के एक सिस्टम में था। आपकी आयोग एकदम मौन है, लगातार विपक्ष चिट्ठी लिख रहा है कि इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको हटाओ, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो अब आयोग ने क्यों कार्रवाई नहीं की तो आयोग बता पाएगा। लेकिन जो सिस्टम था वो सिस्टम से उन्होंने बियॉन्ड काम कर दिया, एक भी अधिकारी हटाया नहीं। ठीक है। जबकि जो 4 साल से 5 साल से अधिकारी होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, 3 साल से ऊपर वाले वो हटाने पड़े, उनकी लिस्ट मांग लेता है आयोग, उनको हटाना पड़ता है। तो बड़े अधिकारी तो कोई हटाए नहीं, कि हमने देखा नहीं कहीं हटाते हुए। तो इसलिए उससे शक होता है कि आयोग को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। अच्छा, आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से चुनाव के पहले 2 चरणों में कोई रैली नहीं कर पाए आप, वर्चुअल रैली ही थी, आपकी उतनी तैयारी नहीं थी विपक्ष की, बीजेपी उस पर बाजी मार गई, तो आपको लगता है कि पहले 2-3 चरणों में चुनाव आयोग ने जो प्रतिबंध लगाया वो भी उतना आवश्यक नहीं था जितना जरूरी जिस ढंग से लगा दिया गया? नहीं, जो बीमारी जिस हिसाब से बढ़ रही थी उस हिसाब से ठीक किया, लेकिन इससे ज़्यादा बीमारी उस वक्त थी जब कलकत्ता का चुनाव हो रहा था। तो भयानक वाली बीमारी थी, पीक पे था, पीक पर था कोरोना। वहाँ तो कोई आयोग ने रोक नहीं लगाई, वहाँ तो वही मजमात चलता रहा, भीड़ चलती रही। तो आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों? दोहरे मापदंड क्यों? मतलब बीमारी थी तो लगाना चाहिए था। सूरज भाई, अगर आपसे हम कहें कि इस चुनाव में आप क्या चुनौती देखते हैं, क्या चैलेंज है सबसे बड़ा? अब चैलेंज तो यही है, सबसे बड़ा चैलेंज ये कि सरकार अच्छी बन जाए। जो यूपी में गड़बड़ हुआ है 5 साल में, जो पीछे यूपी गया है, और यूपी शायद सुधर जाए, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा प्रदेश देश का है, समझिए आधा भारत है। इसका सुधरना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे लोग आ जाएं, और जो आए उनसे भी अपनी निवेदन यही है, भाई यूपी संभालो। यूपी के पब्लिक जो है वो बहुत परेशानी में है, उसको देख लो, किसान बहुत परेशानी में है, नौजवान बहुत परेशानी में है, कर्मचारी बहुत परेशानी में है। आप समझ लो 2 साल से हर विभाग का कर्मचारी स्ट्राइक धरने पे है। व्यापारी बहुत जीएसटी से और उससे घबराया हुआ है, नोटबंदी से, तो इसको संभालो। तो क्योंकि सब अटेंडम किया गया है, मतलब जीएसटी भी एकदम अटेंडम लगाई गई, नोटबंदी एकदम अटेंडम लगाई गई, तो क्या कहते हैं कि तो वो है, तो सबको सोचना पड़ेगा। और हम तो भाई यही चाहते हैं कि यूपी का विकास हो। आपको लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत करो तो कहते हैं कि भाई आएगी तो बीजेपी ही, बनेंगे तो योगी ही, आपको लगता है कि पिछली बार
योगी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए गए थे, इस बार बीजेपी ने योगी को प्रोजेक्ट किया है। ये उनके लिए या विपक्ष के लिए क्या नया चैलेंज आ गया है? योगी एक हिंदुत्व काम करने वाले, कोई करप्शन का दाग नहीं उनके ऊपर, तो ये एक विपक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज है योगी का चेहरा। बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि जो कुछ नाराज़गी मुझे लग रहा है जनता में है वो माननीय योगी जी वजह से ही है। क्योंकि 183 विधायक भाजपा के एक दिन धरने बैठ गए थे योगी जी के खिलाफ विधानसभा में, ये भी हो चुका है। तो जब उन्हीं पार्टी के विधायक उनसे असंतुष्ट थे, उनकी पार्टी के मिनिस्टर उनसे असंतुष्ट थे, तो विपक्ष या जनता उनसे असंतुष्ट है। तो आपको लगता है प्रोजेक्ट करके गलती किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने अच्छा किया। आपके लिए हो सकता है प्रदेश में इससे कुछ फायदा मिल जाए प्रदेश जनता को, इससे जनता को फायदा नहीं। जैसे बीजेपी की पहले स्ट्रेटजी थी सर कि केशवदेव मौर्य को अलग कर दिया गया था, बघेल में कोई मुख्यमंत्री था, कुशवाहा में कोई था, और एक असमंजस की स्थिति थी, तो सारे दलों के लोग बता रहे थे कि अलग अलग सेक्टर के तमाम मुख्यमंत्रियों को प्रोजेक्ट कर दिया भाजपा ने। इस बार योगी का आना आपको लगता है विपक्ष के लिए चुनौती है कि नहीं? योगी जी ने काम किया, अच्छा नहीं किया, खराब किया, वो चूँकि मुख्यमंत्री थे प्रदेश के और मुख्यमंत्री सम्मानित होता है प्रदेश का, अब उसको रिजल्ट जनता दे देगी। जब हम जनता के सामने आएंगे तो उस पर बहस की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है। अब तीन फेज तो हो ही गया, तो जब 3 फेज का मतलब आधा हो ही गया, तो आधा हो गया, आधा और हो जाएगा, तो जनता बता देगी कि योगी जी ने अच्छा काम किया, खराब काम किया। तो आपको कुछ चुनौती नहीं लग रही है? अगर अब मैं आपसे कहूं कि कोई एक चीज आप जो मतदाताओं को, प्रदेश के मतदाताओं को जरूर बताना चाहेंगे, वो क्या है? यही बताना चाहेंगे कि वोट जरूर डालें। वोट जो लोग नहीं डालते वो बड़े बेवकूफ़ी काम करते हैं। वोट डालना, जो अपना मत है, जो हमको मिला है, हमको उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए और बहुत सोच समझ करना चाहिए, और जो भी फैसला जनता करे वो प्रदेश हित में करे, कि प्रदेश कैसे उभरेगा, न पार्टी देखे न दल देखे, बल्कि देखे प्रदेश अच्छा चला सकता है, पूरा आंकड़ा देखे, पिछला न अभी का, उसका बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में दिल्ली में क्या काम किया, 8 साल में या 5 साल में यहाँ काम क्या किया, वो आंकड़ा देखे, और पिछला आंकड़ा इन लोगों को देख करके उस पर उनको फैसला करना चाहिए। जनतन टीवी से बात करने के लिए सिराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसे सिराज मेहती जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, ये संजीदगी से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, और इनको इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि राजनीति में जो भाषा का स्तर गिर रहा है उस बात को लेके काफ़ी चिंतित है। इनका कहना कोई दल में रहे, किसी दल में रहे, लेकिन भाषा की एक मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।